हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर स्वागत करता हूं पैथो लैब टेक में। आज का टॉपिक है ब्लड। और ब्लड को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड कैसा होता है, इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या जो इसका फंक्शन होता है, फंक्शन तो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ब्लड को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड है और इससे रिलेटेड बहुत जैसे टेस्ट हैं ब्लड से रिलेटेड। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंतर्गत सभी सेल आते हैं। और ब्लड करता क्या है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है। इससे कैरी करता है और हमारे सभी टिश्यू एंड सेल तक पहुंचाता है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स के अलविलाई तक आता है। अलविलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और O2 फिर कैरी कर लेता है और फिर टिश्यू एंड सेल के पास पहुंचाता है। इसका मेनली यही काम है और इसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं इस प्रक्रिया को, पूरे प्रक्रिया को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। बिकॉज यह ब्लड जो हमारा होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन भी, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फंक्शन भी करता है। जैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो गया, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सबको ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू एंड सेल को पहुंचाता है, जिससे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है और हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। और हमारे बॉडी को जो भी हार्मोन चाहिए ब्लड के थ्रू ही मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में देखेंगे कि इसका कलर क्या है, वॉल्यूम कितना होता है, इसका कैरेक्टर क्या है, यह कैसे कैसे वेन में रहता है, कैसे आर्टरी में रहता है, ब्लड के बारे में देखेंगे। तो इसका फर्स्ट आता है वॉल्यूम। हमारे बॉडी में एवरेज ब्लड कितना होते हैं वॉल्यूम में हम जानेंगे। तो एवरेज ब्लड हमारे एडल्ट में जो भी हमारे बॉडी होते हैं उसमें एडल्ट में होता है, मेल में होता है अप्रॉक्स 5 लीटर होता है और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, यानी फीमेल में 4.5 लीटर होते हैं इन फीमेल में 4.5 लीटर होते हैं अप्रॉक्स। और इसमें होता एक और कॉज होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के जितना बॉडी का वेट होता है उतना का 7 या 8% हमारे बॉडी में ब्लड होता है। यानी बॉडी में 70 केजी यानी 70 केजी वेट है बॉडी का, तो उससे 8 या 7% उसका या 7 या 8% उसका ब्लड रहता है। बॉडी वेट के 7% या 8% ब्लड होता है। और यह जो अनुपात है इसका न्यूबॉर्न बेबी में यह लागू नहीं होता है। न्यूबॉर्न बेबी में यानी 4 इसका जो 450 ml ओनली ब्लड रहता है। और बेबी जन्म लेने के एट ए बर्थ टाइम 450 ml होता है। जब बर्थ से धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वो पिबर्टी एज तक जाते जाते 5 लीटर आ जाता है। 5 लीटर या 4.5 लीटर, मेल हो तो 5 लीटर और फीमेल हो तो 4.5 लीटर। इससे कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें वॉल्यूम में हमारा ये हो गया। और उसके बाद आता है कलर। ब्लड का कलर कैसा होता है? जनरली ब्लड का तो कलर रेड होता है, बट इसमें भी पोजीशन है। इसमें पोजीशन क्या है, आर्टेरियल ब्लड में हम देखेंगे। आर्टेरियल ब्लड में होता क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, जिसके चलते आर्टेरियल ब्लड स्कारलेट रेड होता है, चमकीला होता है। और जो वेनस ब्लड है इसमें CO2 के प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि वेन जो होते हैं वो सेल एंड टिश्यू से ब्लड को कलेक्ट कर लंग्स के एल्वुलाई तक ले जाते हैं, जिसके चलते CO2 का प्रेजेंस ज्यादा होता है, इसलिए पर्पल रेड होता है वेनस ब्लड, पर्पल रेड होता है, जिसके चलते हमारा जो वेनस ब्लड होता है, वेनस ब्लड उसमें पर्पल रेड दिखाई देता है और यह महसूस भी किया जा सकता है। और इसका पोजीशन होता है वेन का इन द स्किन, स्किन के थोड़ा सा नीचे रहता है और यह नंगे आंखों से हम देख सकते हैं। और आरटी जो होता है, आरटी को देखने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। उसको आरटी को देखने के लिए यहाँ पे जो हमारा 4 आर्म होता है वहां पे बांधना पड़ता है टर्निकेट से, तब वो ऊपर आता है, जिसमें कभी कभी तो हमें ब्लड कलेक्शन भी आरटी से लेना पड़ता है, जिसके चलते दिक्कत होता है। और आर्टेरियल ब्लड चाहिए होता है तो दिक्कत से लिया जाता है। और वेनस ब्लड बहुत ही इजी होता है लेना और हम देख भी सकते हैं। तो इसका कलर ऐसा होता है, आर्टेरियल ब्लड का स्कारलेट रेड होता है और वेनस का पर्पल रेड होता है। ये तो हम समझ गए कलर। अब इसके आगे होता है रिएक्शन एंड पीएच। अब इसका मतलब होता है कि इसका पीएच मान कितना है ब्लड का। ब्लड का पीएच मान इसमें देखते हैं तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है और यह स्लाइटली अल्कालिन होता है। यह टेस्ट में तीखा होता है क्योंकि यह अल्कालिन होता है। 7.4, 7 से जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक अल्कालिन होना ही है, तो थोड़ा सा अल्कालिन होता है, स्लाइटली यानी थोड़ा सा अल्कालिन होता है। उसके बाद आता है एसपी ग्रेविटी। एसपी ग्रेविटी का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी उसका स्पेसिफिक ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.052 या 52 से लेकर 1.062 तक होता है। और यह ग्रेविटी भी चेक करने का टेस्ट आता है जो हम आगे पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी में या पैथोलॉजी में पढ़ना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें ज्यादातर डीपली डिस्कस करेंगे एसपी ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का भी टेस्ट होता है और यह हेमेटोलॉजी में अच्छा से हम पढ़ेंगे। तब तक मैं विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विस्कोसिटी होता क्या है कि विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपा, और यह वाटर से 5 गुना ज्यादा चिपचिपा होता है ब्लड, इसलिए क्योंकि इसमें आरबीसी और प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो आरबीसी कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। इस ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड आरबीसी इसलिए होता है कि इसका विस्कोसिटी वाटर के 5 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। विस्कोसिटी तो हम देख लिए। और विस्कोसिटी के बाद आता है ब्लड का जो भी अंदर पाए जाते हैं सेल, प्लाज्मा एंड वाटर, जो भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉलिड पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे उसको बोलते क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और हम आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ब्लड में हम पढ़ेंगे ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट ऑफ सॉलिड, उसके बाद आता है गैस, उसके बाद आता है लिक्विड। तो लिक्विड में हमारा होता है प्लाज्मा और वाटर। वाटर 92.2% होता है वाटर प्लाज्मा में, सॉरी लिक्विड में। और प्लाज्मा, लिक्विड में प्लाज्मा होता है 7 to 8%, 7 to 8% प्लाज्मा होता है। और उसके बाद आता है CO2, N2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है गैस में। उसके बाद आता है सॉलिड। सॉलिड में हम पढ़ेंगे सेलुलर कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में इसे अच्छा से डिस्क्राइब किया जाएगा और इसके बारे में अच्छा से पढ़ा जाएगा। तो जनरली मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ऑर्गेनिक में और क्या क्या पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इसमें डीपली पढ़ने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा हम लोग को। उसमें आता है इसके बाद सेलुलर कंपोनेंट आता है।
सेलुलर कंपोनेंट के बारे में हमको हेमेटोलॉजी में बढ़िया अच्छा से पढ़ना पड़ता है, और जिसको अच्छा से हम डिफाइन करेंगे हेमेटोलॉजी में। और हेमेटोलॉजी उसमें आता है सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जो सॉलिड होते हैं यानी सेल होते हैं, यह ब्लड में पाए जाते हैं। और सेल में जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट आता है। प्लेटलेट का सेकेंड नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम होता है ल्यूकोसाइट्स, एंड आरबीसी का सेकेंड नेम होता है इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी का ही इरिथ्रोसाइट का टेस्ट यह है ये सार। ठीक है, ये सार के बारे में हम हेमेटोलॉजी में अच्छा से पढ़ेंगे, तब तक इंट्रोडक्शन करा देता हूं मैं। उसके बाद अब आरबीसी तो हम देख चुके हैं, आरबीसी हमारा सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी में हमारा प्रकार आता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल में ल्यूकोसाइट्स में और भी आते हैं, उसका भी टाइप आता है। क्या क्या होता है उसमें हम देखेंगे, और ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट यानी किसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और किसमें ग्रेनुल्स अप्रेजेंट यानी नॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें एक ग्रेनुलोसाइट में और ग्रेनुलोसाइट में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल होते हैं और बेसोफिल होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एक सेल है जो ग्रेनुलोसाइट में आता है, यानी ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुल वाले सेल, इसका मतलब होता है जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यह नाम से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो हमें न्यूट्रोफिल, अब इसमें ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर हम हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ऐसे नाम बता दे रहा हूं। न्यूट्रोफिल्स आते हैं, स्नोफिल्स आते हैं और बेसोफिल्स आते हैं। ये तीनों सेल में हमारे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स में रखा गया है। उसके बाद आता है ये ग्रेनुलोसाइट, वैसा सेल जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप सोचिएगा ग्रेनुल्स होता क्या है भाई? तो ग्रेनुल्स जो हमारे होते हैं, ऐसे ही हमारा एक सेल हो गया, ठीक है। जैसे मैं न्यूट्रोफिल्स का बना दे रहा हूं फोटो, न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल हमारे ऐसे होते हैं, अब जो हमारा ये डॉट टाइप का है, वही ग्रेनुल्स होते हैं। और ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जो एक दूसरे से कंबाइंड होता है, कनेक्ट होता है, और इसमें हम ग्रेनुल्स देखते हैं, यही ग्रेनुल्स हैं। इसमें जो डॉट टाइप का होता है वह ग्रेनुल्स है, इसी को हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट उसी को बोलते हैं। जैसे जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है उसमें ग्रेनुलोसाइट उसको बोलते हैं, और जिसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट है, जैसे हमारा ये हो गया, अब ये हमारा लिम्फोसाइट हो गया, ये मेरा लिम्फोसाइट हो गया। अब लिम्फोसाइट में तो साइटोप्लाज्म क्लियर है, जो ये मेरा पार्ट है, जो ये मेरा खाली पार्ट है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें साइटोप्लाज्म पूरा खाली है, इसके साइटोप्लाज्म में तो ग्रेनुल्स भरे हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं है, इसलिए इसे अग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। इसलिए, और इसको लिम्फोसाइट्स, यह फिगर है लिम्फोसाइट्स का, ये लिम्फोसाइट्स है, इसमें साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इसलिए इसे अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अग्रेनुलोसाइट में होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जब हेमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में अच्छा से बताऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बारे में डीपली स्टडी हम लोग हेमेटोलॉजी में करेंगे। अभी मैं ब्लड का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यानी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको ब्लड से। लिम्फोसाइट्स आते हैं, उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इसके आगे होता है हमारा
इसके आगे होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमारा होता है, इसमें ऑर्गेनिक में देखेंगे और इनऑर्गेनिक में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक में आता है एमिनो एसिड, उसके बाद आता है एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है फैट्स, उसके बाद आता है एंटीबॉडीज। हमारे ऐसे बहुत से सब्सटेंस इसमें आते हैं ऑर्गेनिक में, जैसे एमिनो एसिड हो गया, एंजाइम्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, एंटीबॉडीज हो गया। और इसमें यह हमारे सॉलिड प्रॉपर्टीज हैं, सभी के सभी क्या हैं, सॉलिड प्रॉपर्टीज हैं। ये सब ऑर्गेनिक में आते हैं, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होते हैं। और यह सभी हमारे जो सेल होते हैं से, इसके बाद मैं आगे जो पढ़ाऊंगा हेमेटोलॉजी, इसमें अच्छा से डिफाइन करूंगा, इसमें अभी तो इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इसके बाद आता है मेरा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक में ये सब आते हैं, इससे भी ज्यादा आते हैं, इसमें मैं नहीं बता रहा हूं आपको। इससे अच्छा डिफाइन करके बायोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके दोस्तों में जाएगा, वीडियो देखेंगे, उससे फायदा होगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को फायदा होगा। इसलिए थैंक यू सो मच।